हम बात कर रहे थे कि महादेवी से ही हिंदी का दरअसल स्त्री विमर्श चूंकि ठोस ठोस रूप में महादेवी से ही आरंभ होता है। उसके पहले ऐसा नहीं है कि उसके पहले की जो लेखिकाएं थी, रचनाकार थे, वे स्त्रियों के बारे में सोच नहीं रहे थे या लिख नहीं रहे थे। लेकिन जिसे हम कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर स्त्री के बारे में सोचना, लिखना, उसकी समस्याओं की पड़ताल करना और ये सब करते हुए स्त्री संदर्भ का ख्याल रखना, यानी स्त्री के संदर्भ से स्त्री के सवालों को, उसके अस्तित्व के सवालों को, उसके सामाजिक भूमिका के सवालों को तथा अन्य सवालों को देखना। और कुल मिला के ये एक तरह से बड़ा प्रकल्प है जिसको महादेवी के लेखन के जरिए आवाज मिली। तो महादेवी के स्त्री विमर्श पर बात करते समय मैंने कोशिश ये की है कि कुछ चीजों को थ्योराइज कर सकूं और ऐसा करते हुए हम ख्याल रखेंगे कि जो पश्चिम का स्त्रीवाद है या पश्चिम का स्त्री आंदोलन है, वो महादेवी के लेखन में भी किस तरह रिफ्लेक्ट हुआ है और महादेवी ने किस तरह से पश्चिम के स्त्रीवाद के संदर्भ से बहुत कुछ नया उसमें जोड़ा है जो भारतीय है। ये लेन देन जिसे आदान प्रदान महादेवी के शब्दों में जिसे हम कह सकते हैं, ये चलता रहता है। तो ये दोनों ही पक्ष मैं आज आपके सामने रखने वाली हूँ। फिलहाल जहां से हम बात शुरू करना चाहते हैं कि महादेवी के लिए स्त्री के सवाल दरअसल मूलतः स्वतंत्रता और सहानुभूति के सवाल है। जब मैं सहानुभूति कहती हूँ तो ये एक ऐसा शब्द है जो लग सकता है कि बड़ा घिसा पिटा है, लेकिन महादेवी इस शब्द को एक नया अर्थ देती है। ये देखिए, जो इस पर मेरे पर्दे पर लगातार डिस्टरबेंस आ रही है। मुकेश कुमार इंटर्ड द वेटिंग रूम, ये सारे मैसेज इधर आ रहे हैं। ये एडमिन की तरफ से आप प्लीज इसे मैनेज कीजिए। मैम एक्चुअली यू आर को होस्ट ना, तो आपको भी नो प्लीज हटा दीजिए मुझे आप डिस्टरबेंस में मत शामिल कीजिए, को-होस्ट से हटाइए। ओके हाँ, क्योंकि उससे लगातार डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हाँ, को-होस्ट मत बनाइए, हटा दीजिए। ओके मैम। तो मैं जिस बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि महादेवी का जो स्त्री विमर्श है या स्त्री संबंधी जो उनकी चिंता है, वो दरअसल स्त्री की स्वतंत्रता और सहानुभूति के सवाल से शुरू होती है। और महादेवी के ही शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो स्वतंत्रता सबके लिए जीने की शक्ति न दे तो मनुष्य के लिए प्रसाधन मात्र रह जाएगी। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है महादेवी क्या है? वो स्वतंत्रता का अर्थ ये मानती है कि स्वतंत्रता को मनुष्य मात्र के लिए जीवन शक्ति के रूप में होना चाहिए, यानी जीने का अधिकार, जो हमारे मूल नागरिक अधिकार में भी शामिल है। तो महादेवी की लाइन है, उनकी पंक्ति है कि स्वतंत्रता सबके लिए जीने की शक्ति न दे तो मनुष्य के लिए प्रसाधन मात्र रह जाती है और सबके लिए जीने की विद्युत सहानुभूति के जल में ही उत्पन्न होती है। अब सबके लिए जीने का जो विद्युत है, बिजली है, वो सहानुभूति के जल में ही उत्पन्न होती है। यानी हम तो जिए ही और साथ साथ अन्य सबके लिए भी जीने का अधिकार उनके मूल अधिकार में शामिल है। यह चेतना अगर हमारे अंदर हो तो सहानुभूति के लिए भी गुंजाइश बनती है और ये सहानुभूति के जल से ही ये बिजली उत्पन्न होती है, जिसमें हम अपने जीने के बारे में, खुद की स्वतंत्रता के बारे में और दूसरों के जीने की स्वतंत्रता के बारे में भी ख्याल रख सके। तो इस तरह से महादेवी का पूरा स्त्री विमर्श स्त्री को एक सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में स्वीकारे जाने का विमर्श है। स्त्री को सामाजिक व्यक्तित्व के तौर पर स्वीकारे जाने का विमर्श एक नई बात थी जो महादेवी के यहाँ दर्ज हुई है। इस लिहाज से महादेवी का तमाम जो लेखन है, खास करके स्त्री संदर्भ में, अक्सर उनके लेखन को लेकर जब भी स्त्री की बात आती है तो हम केवल श्रृंखला की कड़ियों का जिक्र करते हैं। श्रृंखला की कड़ियां पुस्तक निश्चित तौर पर स्त्री संबंधी उनके लेखों का अमूल्य दस्तावेज है और आज तक उससे बेहतर पुस्तक भारत में स्त्री के कष्टों और उसके सामाजिक स्थिति तथा राजनीतिक और आजादी के बाद तक की जो स्त्री जीवन की परिणति है, उस पर इतनी अच्छी पुस्तक आज तक नहीं लिखी गई। निस्संदेह वो बेहद अच्छी किताब है, लेकिन महादेवी का जो समग्र लेखन है वह स्वयं भी इस चीज को पुष्ट करता है। जो श्रृंखला की कड़ियां में जो दृष्टिकोण व्यक्त होता है वो उनके बाकी लेखन और रचना कर्म में भी है, स्वयं उनके जीवन में भी है। मतलब आप लेखक को, कि गद्य का लेखक अलग और पद्य का लेखक अलग, और जीवन जीने वाला जो सामान्य व्यक्ति है महादेवी के रूप में, वह कुछ अलग, इस तरह से खांचों में बांट कर नहीं देख सकते। ऐसा जरूर है कि जीवन
लेखन को प्रभावित करता है। निस्संदेह जीवन लेखन को प्रभावित करता है, वो उसकी जीवनी शक्ति है। लेकिन लेखन व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि लेखन में जो चीज आती है वो आपके जीवन को नहीं प्रभावित करती। कम से कम इतना प्रभाव तो पड़ता ही है कि हम ये सोच लेते हैं कि जैसा हम लिख रहे हैं वैसा कहीं ना कहीं हमारे अंदर जीने की चाहत भी है। हम जो कुछ रच रहे हैं वो हमारा चाहे जितना भी बड़ा यूटोपिया क्यों ना हो, लेकिन उसे हम पूरा होता हुआ देखना भी चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्न भी करने की इच्छा हो सकती है। तो जीवन ही लेखन को प्रभावित नहीं करता, लेखन भी जीवन को प्रभावित करता है। और महादेवी की जो नजर है, उनका जो लक्ष्य है, वो नई बनती हुई स्त्री पर है। महादेवी अपने तमाम स्त्री विमर्श को कई चरणों में बांटकर विवेचित करती हैं। और मैंने अपनी पुस्तक में उसके कुछ चरण रखे भी हैं जिस पर मैं आऊंगी। लेकिन महादेवी का जो जीवन था, पहले मैं यही से बात शुरू करूं कि जो मैंने अभी आपसे कहा कि जीवन भी लेखन को प्रभावित करता है, लेकिन लेखन भी जीवन को प्रभावित करता है। महादेवी का जो बचपन जिस तरह से बीता और उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटी, उसने महादेवी की संपूर्ण चिंताधारा को प्रभावित किया। उन्होंने बचपन में देखा था कि एक नौकर जो उनके घर में काम करता था, उसने अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा और उसकी पिटाई से डरकर वह स्त्री महादेवी की माताजी के पास चली आई और खूब रो धोकर चिल्लाकर वो अपने पति को कोस रही थी। और ऐसी स्थिति को देखते हुए महादेवी ने अपनी माँ से सवाल किया कि ये अपने पति को पीटती क्यों नहीं है? अगर इसका पति इसे पीटता है तो ये अपने पति को पीटती क्यों नहीं है? महादेवी की माताजी ने कहा कि नहीं, पति को कोई नहीं पीटता। और तब महादेवी के बाल मन ने प्रति प्रश्न किया कि अगर पिता इसी तरह तुम्हें मारे तो? और उनकी माताजी ने कहा कि नहीं नहीं, आपके पिता मुझे नहीं मार सकते क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, हर पुरुष बुरा नहीं होता। और इस तरह से महादेवी ने इस एक घटना का असर अपने दिल पर लिया। इसके बाद उनकी जो इच्छा और ललक थी वो पढ़ने के प्रति थी। और उनका विवाह उनकी दादाजी की इच्छा के कारण उनका मन रखने के लिए 9 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। और जिस घर में उनका विवाह किया गया, अब तो ये इतिहास की बातें हैं, लेकिन जिस घर में उनका विवाह किया गया वो घर स्त्री शिक्षा का घोर विरोधी था। उनके ससुर नहीं चाहते थे कि लड़कियां स्कूल जाएं और पढ़ें। संयोग कहिए या जो भी कहिए, महादेवी के ससुर की मृत्यु 1 वर्ष बाद ही हो जाती है। महादेवी के विवाह के जस्ट 1 साल बाद ही उनके ससुर की मृत्यु हो जाती है। और ऐसे में महादेवी के लिए पढ़ने का रास्ता, जो विरोध का संभावित रास्ता हो सकता था उनके ससुर की तरफ से, वह एक तरह से निर्विरोध हो जाता है। और महादेवी के पिता उनको अपने घर में रखकर अच्छी शिक्षा दिलाते हैं और इलाहाबाद के बढ़िया प्रोस्पेक्ट कॉलेज में वो पढ़ती हैं। और उनकी प्रतिभा देखिए कि बहुत कम आयु में, मिडिल पढ़ते हुए ही, मैट्रिक की परीक्षा देने के पहले ही उनकी कुछ किताबें, निहार और रश्मि जैसी काव्य रचनाएं प्रसिद्ध हो चुकी थी और चांद और कई पत्रिकाओं में छपा करती थी। तो यश और प्रसिद्धि उनको मिलने लग गई थी। लेकिन महादेवी ने अपने कविता में भी गद्य की तरह ही बहुत सारे ऐसे अनुत्तरित सवालों को जो स्त्री जीवन से संबंधित थे लगातार उठाया। और इस तरह से, एक सेकंड, जस्ट होल्ड, एक
विस्तार किया जिस मात्रा में वे उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें। इस प्रकार समाज की व्यवस्था में वह साम्य न आ सका जो सबके व्यक्तित्व को किसी एक तुला पर तोलता। अब यहाँ देखिए कि महादेवी का काम्य क्या है, वही बराबरी, वही समता, जिसको पूरी दुनिया की स्त्रियां अपने अधिकार के लिए अधिकार के तौर पर मांग रही थी। और महादेवी उस समता की अनुपस्थिति का कारण बताती हैं कि जो शक्तिशाली है वह अपने से कम शक्तिशाली को जीवन निर्वाह के साधन से अधिक कुछ और देना नहीं चाहता, और ऐसे में जो कम शक्तिशाली है उसकी बराबरी कभी भी शक्तिशाली के साथ नहीं हो सकती। तो समता की स्थिति एक काम में अपेक्षित स्थिति ही बनी रही स्त्री पुरुष संदर्भ में, और महादेवी ने अपने इस विवेचना को इसी विषमता की विवेचना से आरंभ किया है। लेकिन ये विषमता किस तरह की, ये विषमता इस सामाजिक विषमता है, न कि स्त्री पुरुष की जैविक विषमता को महादेवी किस तरह से महिमा मंडित करती है। इसी तरह से जिसे हम जेंडर कॉन्शियसनेस कहते हैं या स्त्री चेतना कहते हैं, उसका होना या ना होना जैविक सत्ता पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई स्त्री है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर स्त्री चेतना भी हो, अथवा पुरुष है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर पुंसवादी चेतना ही हो, वह स्त्री चेतना से भी लैस हो सकता है या स्त्रियों के प्रति विशेष भाव रख सकता है, समानता और बराबरी का दर्जा देने की इच्छा उसके मन में हो सकती है। तो केवल स्त्री मात्र होने से या स्त्री होने के नाते स्त्री चेतना जन्मजात नहीं होती। और महादेवी का मानना है कि सदियों की दासता और हीनता की स्थिति किसी भी जाति को संवेदन शून्य कर देती है। ये बहुत बड़ी बात है जो महादेवी स्त्रियों के संदर्भ में कह रही है। वो कह रही है कि सदियों की दासता और हीनता की स्थिति किसी भी जाति को, जाति से उनका मतलब यहाँ जेंडर है, किसी भी जाति को संवेदन शून्य कर सकती है। तो जाहिर है स्त्रियों में अगर स्त्री चेतना नहीं है, यह कॉन्शियसनेस का अभाव है, तो उसका कारण क्या है कि उनकी सदियों की दासता और हीनता की स्थिति, जिसे इस समाज ने बार बार पुष्ट किया है, बनाए रखा है। महादेवी कहती है कि उस सदियों की दास्ता और हीनता की स्थिति ने स्त्रियों को स्त्री चेतना से रहित बना दिया है। सबसे चिंतनीय बात यह है कि स्त्री अपने शोषण के प्रति, स्त्री अपने अस्तित्व के प्रति बिल्कुल उदासीन या निरपेक्ष हो जाए, उस चेतना से ही रहित हो जाए जिस चेतना के चलते वह कुछ परिवर्तन या बदलाव की मांग कर सकती हो। तो ऐसे में ये पीड़ादायक स्थिति है, और जरूरत किस बात की है कि सहने वाला तो संवेदन शून्य होकर उस पीड़ादायक स्थिति को सहता है, और
समाज के नव निर्माण में सहयोगिनी बनेंगी तो नए तरीके से समाज का निर्माण संभव हो सकता है। और महादेवी के लिए विवाह के संदर्भ में अगर हम बात करें तो महादेवी के लिए विवाह जैसी कोई कैटेगरी स्त्री के लिए बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। वो कहती हैं कि जो ज्ञान साहचर्य है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और स्त्री को अगर पुरुष की कुछ होना ही है, पुरुष के संदर्भ में जुड़ना ही है, तो उसे पुरुष की ज्ञान संगिनी होना चाहिए, न कि जो चली आती परंपरा है जिसमें वह केवल आत्मसमर्पण और हर तरह के उपेक्षा की शिकार होती है, वही मात्र बनकर रहना। महादेवी कहती हैं कि सहयात्री दरअसल तभी कहे जा सकते हैं, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के सहयात्री तभी कहे जा सकते हैं जब स्त्री पुरुष की ज्ञान संगिनी हो और ज्ञान साहचर्य का संबंध हो, न कि विवाह के जरिए होने वाले साहचर्य का संबंध हो। और वो कहती है सहयात्री वे कहे जाते हैं। अगर स्त्रियां ऐसा नहीं कर पाती तो वो बोझ होंगी, और जाहिर है कि उनका बोझ होना पुरुष समाज को भी विकास के लिए बहुत मदद नहीं करेगा, समाज को अंततः पूरे समाज को ही ये पीछे ले जाएगा। तो ऐसे में वो कहते हैं कि सहयात्री वे कहे जाते हैं जो साथ चलते हैं। कोई अपने बोझ को सहयात्री कहकर अपना उपहास नहीं करा सकता। अगर स्त्रियां सहयात्री कहलाना चाहती हैं तो उन्हें ज्ञान संगिनी होना होगा, न कि बोझ, जो केवल संतानोत्पत्ति और गृह कार्य में दक्ष होकर वो अब तक करती आई हैं। ज्ञान की उपलब्धि और ज्ञान का अर्जन स्त्री के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसको स्त्री विमर्श के संदर्भ में महादेवी रेखांकित करती हैं। आज की बातचीत के लिए इतना ही। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सुधा जी, बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही अच्छा ये व्याख्यान रहा आपका आज का। और जो विस्मरण वाली बात जहां आपने अंत किया वो भी बहुत जरूरी चीज है। मैं वहां एक और शब्द जोड़ देना चाहूंगी जिसको हम साइकोलॉजी में पढ़ते ही हैं, कंडीशनिंग और अनलर्न करना। जो कंडीशनिंग की बात आपने लगातार की, महादेवी वर्मा लगातार कर रही थी, उसको अनलर्न करना बेहद जरूरी है अगर स्त्रीवाद की समझ डेवलप करना, विकसित करना है। और अगर लड़कियों को अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना है तो वो जो प्रशिक्षण उनका स्त्री की तरह किया गया है उसको अनलर्न करना बहुत जरूरी है। और विस्मरण वाली बात बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। लगभग सारे, मुझे लगता है, एस्पेक्ट्स, सारे के सारे आयाम जो महादेवी वर्मा के स्त्री चिंतन में मौजूद हैं और जिन पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया था। लंबे अरसे तक महादेवी वर्मा के साथ ये किया गया कि उनके साहित्य को ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया और उनको केवल उस छायावाद के दायरे में ही रखकर उनका मूल्यांकन किया गया। वो मूल्यांकन भी मुझे बहुत आपत्तिजनक लगता है जिस तरह से किया जाता है। उसकी तमाम जो आलोचनाएं हैं, जिनके बारे में सुधा जी की किताब में भी एक अध्याय है कि किस तरह से महादेवी वर्मा की आलोचना, एक पुंसवादी आलोचना, जो मर्दवादी आलोचना की गई उनके साहित्य की, वो रामविलास शर्मा ने अपने एक पूरे निबंध में हिंदी की आलोचना के उस ढर्रे को दिखाया है जो महादेवी वर्मा को समझने के लिए मर्दवादी एक लेंस का, एक जेंडर लेंस का इस्तेमाल करता है। तो ये सारी चीजें हम देख ही रहे हैं कि कैसे मिथ मेकिंग, जिसकी बात आपने भी अभी की सुधा जी, वो मिथ मेकिंग महादेवी वर्मा के बारे में लंबे अरसे तक फैली आती रही और अभी पिछले ही कुछ वर्षों में जाकर हमने वापस अपनी